हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो एपिसोड नंबर 3 धमाकेदार क्वेश्चन रेडी। आज हम बात करने वाले हैं पीजीबीपी में फिर से। आपको भी सर पीजीबीपी चल रहा है सर, सबसे ज्यादा चलाना यही जरूरी है। बाकी टॉपिक बदलेंगे भाई, और हेडिंग्स भी लाएंगे, टोटल इनकम भी लाएंगे, पूरा 15 नंबर तक के क्वेश्चन पे जाएंगे। हेडिंग बदलेंगे, शॉर्टली बदलने वाले हैं। पर एक रिक्वेस्ट भाई, वीडियो शुरू करते ही यार कोई कमेंट कमेंट कर दिया करो, अपनी थोड़ी मोटिवेशन बनी रहती है। इतना कुछ मैं तुम्हारे से पूछता हूँ, या तो आप वीडियो पूरी देखते ही नहीं। अगर देखते हैं तो एक कमेंट ये तो कर देना कि आई वॉन्ट टू स्कोर एग्जाम्शन। तुम्हारे फेवर का ही है, मेरी कोई तारीफ नहीं है कि मैं एग्जाम्शन चाहता हूँ जी टैक्स में। इतना तो लिख दो। थिंकिंग तो बड़ी होनी चाहिए। 60 सोचोगे तो ही 50 आएंगे, 50 सोचोगे तो समझ ही सकते हो। चलो आ जाओ, बात करते हैं। आप कमेंट करो ना करो, हमने अपना काम करना। अपना पूरी कमिटमेंट वाले बंदे हैं, हम पीछे नहीं हटते। पहला सवाल, पहला नहीं सॉरी तीसरा सवाल। आज का पहला, चाणक्य ट्रेडर रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म। ओहो, पार्टनरशिप फर्म तो 40 स्मॉल बी, एलएलपी नहीं है। कहता इंगेज्ड इन द होलसेल ट्रेडिंग ऑफ फर्टिलाइजर है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में होलसेल ट्रेडिंग करते हैं जी फर्टिलाइजर की। टर्नओवर है 280 लाख रुपए। ये इवेल्युएट करना चाहते हैं कि क्या ये प्रिजम्पटिव 44 एडी ले सकते हैं। अब कई जो बच्चे होंगे ना, उनका यार 44 एडी पढ़े एक जमाना बीत गया होगा, तो उनको जल्दी याद नहीं आएगा कि ये क्या है। सर ये प्रिजम्पटिव असेसमेंट होती है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ कि क्या कहानी होती थी। ये आ गया सर 44 एडी, खुशबू आ गई है इसकी। ये पढ़ा सर, 44 एडी फटाफट लाओ। रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म जो एलएलपी ना हो, एलएलपी एलिजिबल नहीं है 44 एडी में, वो इसमें आ सकती है। तो भाई ये सभी तरह के बिजनेसेस के लिए होता है। हाँ जी, बस कुछ ये ध्यान रखना होता है कि प्रोफेशनल्स यहाँ नहीं आएंगे। और अगर आप ये वाला काम धंधा कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आप यहाँ ना आना। ट्रकिंग ट्रुकिंग का काम है तो आप यहाँ ना आना, फिर 44 ए में चले जाना। यहाँ वैसे ही होता है कि भाई आपको जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ तक चाहिए होता है, तो आप यहाँ आ सकते हो। फिर आपका जो डिजिटल टर्नओवर होता है उस पे 6% प्रिजम्पटिव इनकम होती है। बाकी अदर देन डिजिटल पे 8% होती है। पर थोड़ा रिसेंट ही इसमें एक अमेंडमेंट है, जहां ये लिमिट 3 करोड़ तक कर दी गई थी। अगर आपका कैश रिसीट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 5% तक ही है। ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है। विद इन द ईयर अगर आप ये प्रूव कर दें कि आपको 3 करोड़ तक का टोटल टर्नओवर है, और उसमें से कैश में आपका 5% तक किया है, तो अगर आप ये प्रूव करते हैं तो आप 3 करोड़ तक एलिजिबल हैं इसमें। तो आज का जो ये सवाल है वो इसी चीज को डेडिकेटेड है। अब सवाल में बंदे की सेल 280 लाख है, तो अगर तो आप 2 करोड़ सोच के बैठे हो फिर तो वो बाहर हो गया। पर अगर आपको 3 करोड़ वाला रूल पता है तो अभी भी इन है। अब वो कह रहे हैं ये 2 करोड़ 80 लाख रुपए आया कैसे। कहता आईएमपीएस के थ्रू, जो कि प्रिस्क्राइब मोड है। रिटर्न भरने से पहले पहले इतना आ गया था, इतना आरटीजीएस से आ गया था, ये तो विद इन द ईयर ही आ गया था। फिर भाई 5/11/26 को रिटर्न भरने के बाद इतना अमाउंट अकाउंट पे ही चेक से आया है। कैश में माया आई है 9 लाख, क्रॉस चेक में आई है 5 लाख। टोटल माया 14 लाख रुपए है ईयर में, जो गलत तरीके से आ गई है बेटा। क्योंकि आपको याद ही होगा कि यहाँ जो क्रॉस चेक है उसको भी प्रिस्क्राइब मोड नहीं माना जाता। तो 280 लाख में से 14 लाख अगर मैं करता हूं तो ये 5% बैठता है बेटा। अब आओ वहां पे कानून पे, कानून लाओ सर, कानून कहाँ है। सर कानून यही कहता है कि अगर आप 3 करोड़ तक का टर्नओवर है और उसमें कैश रिसीट लेस देन इक्वल टू 5% है, तो आप एलिजिबल हैं। तो 44 एडी के द्वार खुल गए, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे। ऐसे प्यारे प्यारे केस कौन कराएगा तुम्हें, और तुम फिर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई कमेंट नहीं करते, बेशरम। P&L फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट इतना। अब इसमें मैंने पॉइंट्स ज्यादातर रिपीट ही रखे हैं, कुछ ज्यादा नए पॉइंट नहीं है। डेप्शन डाल दी है, वीआरएस डाल दिया है। वीआरएस पूरा डेबिट हो गया है, डिसअलाउ कर लेना भाई। फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस है, आपने कोई लोन लिया था फिक्स एसेट खरीदने के लिए, भाई ऐड बैक कर देना, मशीन में जाके ऐड होगा। एमएसएमई की पेमेंट 3 लाख रुपए, इनवॉइस इस दिन का, नो एग्रीमेंट, पेमेंट बहुत लेट। भाई वो ट्रैप पॉइंट्स बार बार करा रहा हूँ जो आते हैं, ताकि आपको पेपर में नया ना लगे। रेट 40,000 रुपए ट्रांसपोर्टर का, डिसअलाउ करना। अब फर्म है तो आईओसी का पॉइंट तो बनेगा ही। आईओसी आप वर्किंग नॉन वर्किंग किसी भी पार्टनर को पे कर सकते हैं, पर इसमें एक कहानी ये रहती है भाई कि आप 12% से ज्यादा नहीं पे कर सकते, ये 16 है।
अब आपको लग रहा होगा सर अब प्रिजम्पटिव असेसमेंट में बात कर रहे थे, आप कहाँ आ गए? सर क्वेश्चन में दोनों पूछने हैं उसने, इसलिए दोनों की बातें हो रही है। रेमुनेशन इतनी दी है भाई, ये तो 40 स्मॉल भी देखिएगा कितनी अलाउ करनी है बुक प्रॉफिट के बाद। क्रेडिट टू P&L में बैड डेट रिकवरी नॉर्मल पॉइंट। डेप्रेशन पे थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आप जो चाहते हैं उसकी बात होनी चाहिए। आप चाहते हो कि 44 AD की बात हो, उसने भी पहले यही पूछा, पूरा प्रॉपर आंसर दिया। कहता है 3 करोड़ की एनहांस लिमिट मिल सकती है अगर आप प्रूव कर दो कि आपका कैश वाला टर्नओवर 5% ऑफ टर्नओवर तक की है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो चेक है जो अकाउंट पे नहीं है, लाइक क्रॉस चेक, उसे हम कैश ही मानते हैं। तो पूरे साल की कैश रिसीट 14, टर्नओवर का 5% भी 14 ही है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। पर हम कह सकते हैं कि कैश रिसीट 5% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा नहीं है, तो फर्म 44 AD के लिए एलिजिबल है। फर्म 44 AD के लिए एलिजिबल है। तो भाई जितना आपको IMPS और RTGS के थ्रू आया हुआ है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले, उस पे 6%, ठीक। फिर जहां आप कहते हो जी अकाउंट पे ही चेक आया और रिटर्न की डेट के बाद, भाई उस पे तो 8% ही होगा। फिर उसके बाद आप कहते हो कि ये क्रॉस चेक है, इस पे 8% ही होगा। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश है, उस पे भी 8% ही होगा। पूरा हिसाब चेक कर लो, 30, 5, 9, 44, 236, ये 280 लाख की सेल का अपन ने प्रिजम्पटिव इनकम निकाल दिया। अब प्रिजम्पटिव अगर 44 AD वाला हो, ट्रक वालों की अलग बात है। फर्म के केस में भी सैलरी और IOC की डिडक्शन वहां नहीं मिलती। सर ये आप थोड़ा इनको दिखा दोगे कि इनका रिवाइज हो जाए थोड़ा? हाँ जी, हाँ जी, ये देखो 8-6 के नीचे आओ, ये देखो 44 AD में सैलरी और इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं दी जाती। तो अब ये तो पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट में उसने यही पूछा था। अब वो कह रहा है बिजनेस इनकम निकाल दे नॉर्मल प्रोविजन में, फिर बता दे कि कौन से वाला सही रहेगा। नॉर्मल प्रोविजन में चल पड़। नेट प्रॉफिट उठा लिया P&L में से, उठा लिया सर। बाकी भाई इसको अगर आप उस तरीके से करके चेक कर रहे हैं कि आपने पहले खुद किया, तो आप बिल्कुल चेक करते चलें। डेप्शन एज पर बुक्स डिसअलाउड, 1/5 VRS अलाउ करनी है, 4/5 डिसअलाउड। एक्सचेंज लॉस डिसअलाउड, MSC डिसअलाउड, MSME। ट्रांसपोर्टर को ज्यादा पे कर दिया, डिसअलाउ। IOC एक्सेस वाला डिसअलाउड। चेक कराओगे सर थोड़ा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये IOC आप देखेंगे यहाँ पे, वो कितने IOC 16% के हिसाब से 4 लाख है। 4 लाख 16% के हिसाब से 4% एक्स्ट्रा, उसका 1 लाख होगा, वो डिसअलाउ कर दिया। उसके बाद जी आपका सैलरी पहले तो एड बैक ही होना, फिर उसके बाद जी बैड डेट्स वाला नॉर्मल पॉइंट। थोड़ा सा जो समझाने वाला पॉइंट है वो डेप्रिसिएशन है, वो मैं जरूर मौका संभालता हूँ। तो डेप्रिसिएशन का कैसे है सर, मैं बताता हूँ। ये एक डेप्रिसिएशन दी हुई है, कहते हैं ये इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग है, पर ये क्लियर कर रहे हैं इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है उसका इफेक्ट नहीं है। अब लॉस ब्लॉक में ऐड होना है, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगनी है। तो ब्लॉक में जितना लॉस ऐड हुआ उतनी मशीन की वैल्यू बढ़ी, उसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन लेनी है। ये लो, अब आप यहाँ बुक प्रॉफिट पे खड़े हैं मुन्ना, आप प्रिजम्पटिव में नहीं है, आप प्रिजम्पटिव से निकल गए हैं। अब 40 स्मॉल भी आएगा, वो कहेगा भाई पहले 6 लाख पे 90% कर लो, बचे हुए पे 60% कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, इतनी आपकी लिमिट बनेगी। एक्चुअल में आपने 14 लाख ही दिए हैं, तो आपको 14 लाख रुपए अलाउ हो जाएंगे। अब ये इनकम आ रही है आपकी रेगुलर प्रोविजन में। मुन्ना इससे अच्छा तो प्रिजम्पटिव कर लो, 1768 है सिर्फ। फर्म्स को तो टैक्स भी 30% फ्लैट लगता है, तो फायदा तो उधर ही है। प्रॉपर नोट्स हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ दे दिए गए हैं। बैड डेट्स आपका भाई, वो आपको करना होगा। फाइनल एडवाइस, चाणक्य ट्रेडर शुड ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव, क्योंकि उनकी बिजनेस इनकम इसमें कम आ रही है, नॉर्मल इनकम ज्यादा आ रही है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अगर आप प्रिजम्पटिव के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कोई बुक्स नहीं बनानी, ना आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये एक और फायदा प्रिजम्पटिव असेसमेंट का। तो ये कहानी भाई सारी की सारी। अब इसको करो रिवाइज, देखो अच्छे से। अगले में कोशिश करते हैं कि थोड़े टॉपिक को बदलें, कुछ और चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन दे। डन है जी अभी के लिए।